हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर धमाकेदार तरीके से, शानदार तरीके से मैं था लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो साइंस की टॉप 1000 की जो सीरीज चल रही थी क्वेश्चंस की, उसमें ये हमारा आज का जो क्लास है पार्ट 4 है। ठीक है। और अगर आपको हमारी इसके पहले की जो वीडियोस देखनी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और मैं आपसे बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं ना, अगर आपने हमारी टॉप जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना 1000 क्वेश्चन का सीरीज, अगर आपने ये क्वेश्चन की हमारी सीरीज सारी वीडियोस देख ली, तो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपका जो साइंस का क्वेश्चन है ना पूरा बिल्कुल से एज करके आएंगे, आप उसमें एज लेकर के आएंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपी, चाहे लेखपाल, ठीक, अगर इसमें साइंस के क्वेश्चंस आते हैं तो ये जो मैं क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं, इससे बाहर अभी क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ये मेरा बिल्कुल दावा है। समझ रहे हैं। तो मैं जो वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं, आप प्लीज हमारी जो वीडियो है इसको आप लोग पूरा देखा करिए, आपको इसका एग्जाम में काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 85 तक क्वेश्चन तक मैंने कराया हुआ है। ठीक। और आज का जो हमारा क्वेश्चन ये स्टार्ट हो रहा है 86 से। नहीं तो आप सोचेंगे, अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो कहेंगे 86 क्वेश्चन कैसे आ गया। तो इसके पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन आप जाकर के देखेंगे वहां 85 तक हो गया है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम पहले मार्कर ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दबाव का एसआई यूनिट क्या है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मीटर है, बी केल्विन, सी पास्कल, डी न्यूटन। तो जो दबाव होता है नहीं, प्रेशर, प्रेशर का मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल। ठीक, पास्कल हो जाएगा। और अगर हम देखें केल्विन किसका मात्रक है, ये तापमान का मात्रक है, तापमान, है ना। केल्विन किसका मात्रक है, तापमान का मात्रक है। और न्यूटन किसका मात्रक हो जाएगा आपका, न्यूटन बल का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्या है 87, यहां पूछ रहा है पास्कल इकाई है। जो अभी आपने 86 नंबर क्वेश्चन देखा है उसमें से ये उसी से रिलेटेड है, ये पास्कल इसकी इकाई है। तो आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा, दाब का। ठीक है। चलिए, और आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर देते रहिए, है ना। रेडियो धार्मिकता के बारे में पूछा हुआ है, नापी जाती है किसमें, गीगर मूलर काउंटर में, पोलरीमीटर में, कैलोरीमीटर में, या बैरोमीटर में। ठीक। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, गीगर मूलर काउंटर में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लीजिएगा कि रेडियो जो धार्मिकता की किसको मेजरमेंट करते हैं, गीगर मूलर काउंटर में। ठीक है। तो बताइए आपको क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे समझ में। ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। ओके। और क्वेश्चन नंबर हमारा 89। हाँ, 89 क्या कह रहा है, एक हार्स पावर बराबर होता है 750 वाट, 800 वाट, 700 वाट एंड 746 वाट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 746 वाट। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही आंसर देते रहिए आप लोग जल्दी जल्दी, काफी लोगों के आंसर अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए। देखिए एक आंसर अच्छा आ गया इसमें, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है, वाट, वोल्ट, कैंडेला, एम्पियर। ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी, एम्पियर। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर। किसका है, ये करंट का एसआई यूनिट है। ओके, ठीक है। 91 क्वेश्चन देखते हैं हम। पराध्वनिक गति का मापकन किस इकाई से होता है, हर्ट्ज, मैक, नॉट, रिएक्टर। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
जो पराध्वनिक गति होती है, यानी जो सुपरसोनिक मिसाइल होता है उसको हम पराध्वनिक गति के थ्रू वो चलता है, जो उसकी गति होती है, और उसका जो मेजरमेंट है, जो इकाई, जो यूनिट है उसका, वो क्या है, मैक है। ओके, अच्छा हर्ट्ज दिया हुआ है, आप लोग बताइए हर्ट्ज क्या है। हर्ट्ज आप देखेंगे जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि, ठीक, ध्वनि से रिलेटेड है ये हर्ट्ज, क्लियर हुआ। उसकी ये यूनिट है हर्ट्ज की, सॉरी ध्वनि की यूनिट क्या है, हर्ट्ज, ठीक। अच्छा इसमें नाट दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाट, आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए नाट क्या है, ठीक है। जैसे आपने देखा ये जो मैक है प्राध्वनिक गति को इकाई है मेजरमेंट करने वाला, ऐसे जो आपका नॉट है ये जो समुद्री जहाज होते हैं, कौन से जहाज, समुद्री जो जहाज होते हैं उनकी गति को हम नॉट में मेजरमेंट करते हैं, क्लियर। और जो डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है उसका आंसर तो आपको पता ही होगा, रिएक्टर, जो रिएक्टर स्केल होता है इसको हम अर्थक्वेक को मेजरमेंट करते हैं, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़िए, शानदार तरीके से बढ़ते रहिए, फटाफट आंसर देते रहिए, ठीक है। अब देखिए वही चीज फिर यहाँ पर आ गया, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है, रिएक्टर, हर्ट्ज, मैक, नॉट। तो इसका आंसर देने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ओके। चलिए हाँ, अपना अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागर की जगह, सॉरी, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा फैथोमीटर, क्लियर। फैथोमीटर के द्वारा हम सागर की गहराई को मेजरमेंट करते हैं, फैथोमीटर। एक बात मैं आपको बता दूं, आप बताइए सोनार क्या होता है, ठीक है, सोनार क्या होता है। फैथोमीटर सागर की गहराई को मेजरमेंट करते हैं, तो हम सोनार से क्या करते हैं, सोनार समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाता है, ठीक है। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, सोनार का, क्लियर, गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ, बार किसकी इकाई है, बार, बार के बारे में पूछ रहे हैं ये, ठीक है। ताप, तापक्रम, बिजली, वायुमंडलीय दाब। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दाब, है ना। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। चुंबकीय चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का एसआई यूनिट क्या है, प्याज, टेस्ला, डायोप्टर, कैंडेला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, टेस्ला। अच्छा ऑप्शन इसका पायस दिया हुआ है, सॉरी मिस्टेक हो गया, पायस। इसका आंसर क्या था, बी ऑप्शन था, आपने देखा था ये बी था इसका, और टेस्ला था, 1 सेकेंड, हाँ इसका आंसर टेस्ला था। अच्छा आपको इसमें अगर हम ये देखें, ये पायस दिया है, ये किसका मात्रक होता है, पायस, इसको हम पास्कल सेकेंड भी कहते हैं, पास्कल सेकेंड। जैसे आपको जो सायंता होती है ना, सायंता का मात्रक होता है पायस, वैसे हम पास्कल सेकेंड भी कहते हैं पायस को, क्लियर। चलिए और एक चीज और दिया है, वो भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है। टेस्ला आप समझ ही गए, जो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है उसका आंसर चुंबकीय प्रेरण, और आप पायस समझ गए। और जो इसमें डायोप्टर है, ये क्या होता है, आप लेंस समझते हैं ना, लेंस, ठीक है ना, लेंस को हम डायोप्टर में मेजरमेंट करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़िए, 96 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन कितना बढ़िया क्या पूछ रहा है। जब क्वेश्चन बढ़िया है तो क्या करते हैं हम, इंपॉर्टेंट लिखते हैं, क्लियर, ओके। तो ऑप्शन ए है कार्य, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, एंड डी क्या है, बल। तो बताइए इसका कोई आंसर क्या होगा। भौतिक राशि से भिन्न है तो ये तीनों भौतिक राशि, चारों भौतिक राशि में एक इनसे भिन्न है, क्या होगा इसका, ठीक है, बल होगा, ओके, बल होगा। अच्छा एक बात बताइए, इसमें आपको जितनी ये दिखाई दे रही हैं ये तीनों, ये किस प्रकार की राशियां हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भौतिक राशि को भिन्न कैसे छांटेंगे।
अगर ऐसे हम देखें ना तो एक प्रकार से आप इसको रीजनिंग के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रीजनिंग में आता है ना, एनालॉजी में आता है, उसको भिन्न छाटने के लिए कहता है उसमें से कौन सा अदिश है। तो इसकी राशियां ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा भिन्न है। तो ये जो आपके जो तीनों है ना, ये तीनों ये आपके अदिश राशियां हैं। ठीक है, ये तीनों आपकी अदिश राशियों में आते हैं। क्लियर हो गया ना। और ये आपका क्या है, सदिश। ओके, चलिए कार्य तथा ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है, जूल, एम्पियर, किलोग्राम, मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्य ऊर्जा का पूछ रहा है तो जूल। कार्य और ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है जूल होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि। अभी मैंने आपको बताया इसके पहले में। ठीक है, जहां पे ऊर्जा हो, कार्य हो, इसके साथ साथ शक्ति हो। शक्ति, शक्ति, शक्तिमान आपको याद आ रहा है, शक्तिमान वही शक्ति है। ठीक है, चलिए आर्द्रता किससे मापी जाती है ना, आर्द्रता किससे मापी जाती है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या पूछ रहा है ये, आर्द्रता। तो आर्द्रता को आप किसमें मेजरमेंट करेंगे, तो आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम घनत्व को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोमीटर से हम घनत्व को मेजरमेंट करते हैं। बैरोमीटर से क्या होता है, दाब को हम मेजरमेंट करते हैं। और थर्मामीटर क्या होता है, टेम्परेचर। जब आपको बुखार होता है ना, बुखार, तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर किससे आपका टेम्परेचर चेक करता है, थर्मामीटर से। क्लियर हुआ। चलिए किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए, कहां रखा जाए, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। इसका सही आंसर है आपका विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर किसी भी वस्तु का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। अगर हम ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों पे क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, ध्रुवों पे अधिकतम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, डायनमो के बारे में पूछ रहा है ये। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है किसमें, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, डायनमो किसमें लगा होता है, जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर, उसमें आप देखते हैं उसमें होता है डायनमो। और वो उसमें जो ऊर्जा आती है यांत्रिक ऊर्जा में होती है, लेकिन डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हुआ, गुड। चलिए 101 क्वेश्चन है, हमने सेंचुरी लगा दिया है। ठीक है, बाय द वे हमने सेंचुरी लगा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को थैंकफुल, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपका, यानी मैं ये मानता हूं अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी तो आपका 100 क्वेश्चन तो तैयार हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ साथ आपके 100 से ज्यादा जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोगों को हमने यहाँ पर सेंचुरी पहुंचा दिया है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग 1000 तक पहुंचेंगे ना, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ना है। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया है ना, डायनमो का, है ना। आगे बढ़िए फटाफट, जल्दी आओ भाई, हाँ जल्दी आओ। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत चुंबक, फोटो सेल, विद्युत अपघटे या संचायक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संचायक से। ठीक, चलिए 103 पे आते हैं हम। क्या है 103, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, गुरुत्व, स्थितिज, विद्युत या गतिज। यानी जो नदी में ऊर्जा होती है, बहती हुई नदी में जो जल होता है, वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है, आप बताइए। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, अगर जैसे बांध पे अगर हम
पानी को, नदी के जल को गिरा करके बिजली बनाते हैं तो वहां पर कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उलट दिया हुआ है, नदी का बहता हुआ जल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अगर नदी के बहते हुए जल के बारे में होगा तो ऑप्शन आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, लेकिन ये कहेंगे कि बांध बना करके और जब हम पानी से बिजली बनाते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि स्थिति ऊर्जा का मतलब क्या होता है? स्थिति ऊर्जा का मतलब यह होता है जब किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, समझ रहे हैं? तो जब बांध पे पानी को इकट्ठा करके, जल को इकट्ठा करके और जब उस टरबाइन पे गिराया जाता है तो उस टाइम पे जो उसकी एनर्जी है चेंज हो रही है, स्थिति ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में आ रही है, तो उस बेस पे आपका होगा स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ये जो क्वेश्चन कह रहा है नदी में बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए 104 अदिश राशि के बारे में पूछ रहे हैं ये। अब इसमें कौन सी अदिश राशि है? तो मैंने आपको इसके पहले में बताया, आपने आंसर भी दे दिया होगा, कार्य समय अदिश राशि है। ठीक है, और बाकी सब क्या है? ये सदिश राशि है। इसमें आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले कि नहीं मिले बताइए? इसमें थोड़ा आपको त्वरण मिल गया सदिश राशि, और वेग भी सदिश राशि मिल गया। मैंने बल को बताया था कि ये सदिश राशि है, तो बल के साथ साथ आपका त्वरण, वेग और बल ये सदिश राशि है। 105 मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उपयुक्त दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होगा भाई? उत्तल दर्पण होगा कि अवतल की, समतल की? उपयुक्त में से कोई नहीं। मोटर गाड़ियों की बात कर रहे हैं, साइड में जो लेंस होता है वो दो दर्पण होता है, आपका उत्तल दर्पण होता है। ये उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को ये छोटे रूप में दिखाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण बड़ी वस्तुओं को छोटे रूप में दिखाता है। और अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण बड़ी वस्तुओं को बड़ी वस्तुओं में दिखाता है। ठीक, या फिर अगर ऐसे कह सकते हैं जो वस्तुएं होती हैं उनको बड़े आकार में करके दिखाता है अवतल दर्पण। अभी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा आगे करने को। प्राथमिक रंग के बारे में पूछ रहे हैं, और जो प्राथमिक रंग आपका दिया हुआ है कौन सा होगा? डी, उपयुक्त सभी। क्या होगा उपयुक्त सभी में? क्या क्या है? लाल, हरा और नीला, तो तीनों आपके प्राथमिक रंग हैं। यहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं निकल के, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर वही है, मुख्य रंग कौन से हैं? तो मुख्य रंग आपके लाल, हरा, नीला दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन सी में, तो आपका इसी तरीके ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 108 क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका निकट की वस्तुओं को ना देखना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दूरदृष्टि दोष में यह होता है कि इसमें नजदीक की वस्तुएं क्या होती हैं? नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी इससे आपकी नजदीकी क्या होती है? खराब हो जाती है। नजदीकी खराब होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई नजदीकी वस्तु, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं बुक वगैरह, तो अगर आपको नजदीकी की प्रॉब्लम होगी तो आपके जो बुक में जो अक्षर लिखे हैं वो आपको धुंधले से दिखाई देंगे। ठीक, तो वो हम कहते हैं उसे निकट दृष्टि दोष, है ना। अच्छा, निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए हमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? वो होता है अवतल। ठीक है, अवतल होता है। चलो आगे बढ़िए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण हो सकता है? समतल या उत्तल? केवल समतल, अवतल या केवल उत्तल? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर उत्तल लेंस होगा तो आप और कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका जो वो ये इमेज है वो शॉर्ट करके दिखाएगा। अगर समतल दर्पण है तो आपकी जितना इमेज है, जितना आपका आकार है उतना ही दिखाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 110 नंबर पे हम लोग पहुंच गए, और इसमें क्या है? रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। वास्तविक उल्टा सीधा होगा कि वास्तविक सीधा बड़ा कि वास्तविक सीधा छोटा कि अवास्तविक उल्टा सीधा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक उल्टा और सीधा। ठीक है, चलिए 111 क्या है इसमें? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है?
हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, लाल प्रकाश और नीला प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। क्लियर हो रहा है ना बच्चों आप लोगों को? आप लोग कमेंट में बताते रहिए, है ना। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, देखिए उसी पे क्वेश्चन जो आपका हमने प्रीवियस में कराया है उसी पे आ गया फिर। तो इसमें ऑप्शन क्या है? वर्तुलाकार शीशा होता है या नतोदर शीशा या सादा शीशा या नतोदर शीशा। तो इसमें जो आपका बी दिखाई दे रहा है नतोदर शीशा होता है। नतोदर मतलब अवतल शीशा होता है, जिसमें आपका जो दंत विशेषज्ञ डॉक्टर जो होते हैं दांत के, वो दांत को आपके चेक करते हैं। 113 समुद्र के जल का नीला रंग होने का क्या कारण है? समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन, पानी द्वारा रोशनी का छितराव, या पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन, या समुद्री पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो सही आंसर आपका हो जाएगा पानी द्वारा रोशनी का छितराव। ठीक है, ओके। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें से आप लोग जो इंपॉर्टेंट हम लिखते हैं उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लिया करिए। क्लियर? तो ऑप्शन पे आते हैं, क्या है? वायु, जल, हीरा, कांच। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरे का। ठीक है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका हो जाएगा? हीरे का। ठीक है, आगे बढ़िए। ये आपकी सुपर फास्ट रिवीजन साइंस की सीरीज है। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो पीला, बैगनी, हरा, लाल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बैगनी की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम होती है, और इसमें लाल की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है, ओके। और इसमें हमारा लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो दिखाई पड़ता है, किस प्रकार का दिखाई पड़ता है? तो आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी, फास्ट। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा काला। ओके, चलिए आ जाओ भाई, कहाँ गए? हाँ, 117 नंबर है हमारा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 10 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, या 9 मिनट 16 सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक, ओके। अब 118 में है, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? आयाम, तरंग का आकार, आवृत्ति, ध्वनि की प्रबलता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जो ध्वनि की तरंग है और जो उसका तारत्व है ना, किस पे तय करती है? आवृत्ति पे। ठीक है, आवृत्ति पे तय करती है। अच्छा, तारत्व क्या होता है आप लोग बताएंगे? तारत्व क्या होता है? देखिए, तारत्व के द्वारा हम ना जो मोटी, जैसे मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति उसका आवाज मोटा है, कोई महिला उसकी आवाज पतली है, मतलब मोटी या पतली आवाज को हम उसको कंफर्म कर सकते हैं या फिर पता लगाते हैं, क्योंकि तारत्व से एक आपको मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। देखिए, जिसमें तारत्व अधिक होगा उसकी आवाज पतली होती है, और जिसमें तारत्व कम होता है उसकी आवाज मोटी होती है। समझ रहे हैं? जैसे आप देखेंगे महिलाओं का जो आवाज होता है, ठीक है, उनका आवाज पतला होता है। क्यों? उनमें तारत्व अधिक होता है। और पुरुषों की आवाज की हम बात करें तो उनमें तारत्व कम होता है, इसलिए उनकी आवाज मोटी सुनाई देती है। एक क्वेश्चन हमसे बताइए, अगर एक शेर दहाड़ता है और मच्छर भनभनाता है, तो उसमें अगर हम तारत्व के हिसाब से देखें तो किसका जो ध्वनि है तेज सुनाई देगा? तो इसका जो सही आंसर होगा मच्छर का। क्यों? क्योंकि जो मच्छर में तारत्व अधिक होगा तो उसकी ध्वनि पतली होगी और वो तेज टाइम तक सुनाई देगी। इसलिए आप देखते होंगे कभी कभी जब सोते हैं, ठीक है, मान लीजिए जब सोए हैं, मच्छर आपके कान के सामने के भनभना रहा है, ठीक है, फिर उसको आप उड़ाए, तब तक आप रजाई ओढ़ लेते हैं, फिर भी भनभनाते, फिर भी सुनाई देता है। क्यों? आप परेशान हो जाते हैं तारत्व के कारण।
क्लियर हुआ। और वो जो तारत्व है आवृत्ति पर डिपेंड करता है, अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत्व भी बढ़ेगा। और याद रखिएगा, हम ध्वनि की अगर हम बात करें तो ध्वनि सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठोस में होती है। ठीक, सबसे ज्यादा ध्वनि ठोस में होती है। और ध्वनि भी एक प्रकार का तरंग ही है, ध्वनि एक प्रकार का तरंग है, इसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि तरंग है और तरंग को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता करनी पड़ती है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 119। क्या है ये, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता। अभी मैं आपको क्या बताया हूं, तो देखिए इसमें आप दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, निर्वात में गमन नहीं हो सकता क्योंकि ध्वनि क्या है, तरंग है और इसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में क्या होगा, एयर होगा नहीं तो तरंग आगे बढ़ेंगे नहीं तो हमें सुनाई नहीं देगा। क्लियर, गुड। 120, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें, बताइए। महो में मापी जाती है, हेनरी में, लक्स में या डेसिबल में। तो डेसिबल में मापी जाती है। और डेसिबल ध्वनि का सबसे छोटा मात्रक है, मैं आपको कई बार बताया हूं, सबसे छोटा मात्रक है डेसिबल। ठीक है, तो बड़ा मात्रक कौन है, बड़ा मात्रक होता है वेल। वेल बड़ा मात्रक होता है ध्वनि का, है ना, याद रखिएगा आप। और वेल के जो डेसिबल होता है वो 1/10 भाग के बराबर होता है। ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भाग वो कितना, 1/10 भाग के बराबर होता है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो हमारा ये आज का 120 नंबर क्वेश्चन था। ठीक, और हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा और आप हमारे साथ पूरी तरीके से जुड़े हैं। याद रखिएगा, आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपके साथ पूरी तत्परता या पूरी डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करिए और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास ये पार्ट 4 था और हम अगले पार्ट में फिर आपको पार्ट 5 में आपके सामने बिल्कुल रूबरू होंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।